3 चीज़ों पे अपनी हैबिट को बांध रखा है, ट्रिगर, बिहेवियर और रिवॉर्ड। अब ये स्ट्रेस पैदा होते ही, थोड़ी सी एंक्शियसनेस पैदा होते ही आपका हाथ कहाँ गया? सिगरेट की तरफ गया। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आप जितनी बार गुस्सा करते हो आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। हील तो देखिए ना तो कोई बाहरी दवाई करती है ना एनएलपी करती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। शरीर खराब होगा तो मन पे असर पड़ेगा, मन खराब होगा तो शरीर पे असर पड़ेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अपने कैंसर जैसी डिजीज को भी खत्म कर देता है। लोगों को घबराहट होती है कि मैं किसी से जाके अपनी मेंटल हेल्थ पे बात करूं। गर्ल्स में ये डीपर कनेक्शन ज़्यादा होता है। टॉक अबाउट इट। अपने अंदर घुटन और सफोकेशन मत रहने दो। लोअर वर्जन में क्या है? ओवर थिंकिंग है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, लो एनर्जी है, बर्नआउट है, एग्जॉशन है। आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान हैं, वैसे तो इनको किसी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको बता दूं, आज के इस पॉडकास्ट के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर YSR सर। डॉक्टर YSR सर एक NLP कोच है, एक ऑथर है, एक मेंटल हेल्थ कोच है और इतना ही नहीं, यह एक ऑथर भी है। आज के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर YSR से हमने बातें की है कि क्या NLP के द्वारा हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, क्या पॉजिटिविटी किस तरीके, जो पॉजिटिविटी थॉट्स होते हैं वो किस तरीके से आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं, और यही सब सिखाते हैं। इन्होंने अभी तक लगभग 25 लाख से ज़्यादा लोगों को मेंटली ट्रेंड भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर YSR सर का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। और सबसे ज़्यादा थैंक यू तो इसलिए कि सर आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। जब भी हम NLP के बारे में सोचते हैं या उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि NLP कोच है, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो एक आता है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने NLP कोच बनना क्यों सोचा कि आपको यही बनना है? जी, मेरी जो शुरुआत हुई थी वो डायरेक्टली एज एन NLP कोच नहीं हुई थी। शुरुआत मेरी एज ए मेमोरी कोच मैंने की थी। हालांकि मेमोरी भी NLP और ब्रेन से ही जुड़ी हुई चीज़ है, मगर वो थोड़ा सा एक लेवल नीचे आप कह सकते हो। तो अजमेर में एक सेमिनार था जी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे उनका, तो उसमें पहली बार मैंने ये देखा कि आप निमोनिक्स के ज़रिए और विजुअलाइजेशन के ज़रिए अपनी मेमोरी को स्टोरी मेथड्स, लिंक मेथड्स के ज़रिए मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा। उससे मैंने फिर अपना प्रोग्राम बनाया मेमोरी पे और स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर उन प्रोग्राम्स को देना चालू किया। बट NLP का मेरा इंट्रोडक्शन वहाँ से हुआ कि मुझे खुद स्टेज का फोबिया था। मतलब पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा डर मेरे अंदर था कि मुझे अगर स्टेज पे जाने बोलो तो मेरी धड़कनें तेज़ होती थी, चेहरा लाल पड़ता था, बिल्कुल कान लाल पड़ जाते थे, ब्लैंक होता था, शिविर करता था जी। और कहीं ना कहीं अगर ये मेमोरी ट्रेनिंग और इस फील्ड में मुझे आना होता तो ये मेरा सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था जो मुझे ओवरकम करना था। तो NLP ने मुझे मदद किया। NLP के टेक्निक्स मैंने यूज़ किए अपने उस फोबिया से डील करने के लिए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं उसमें से बाहर आ सका। तो अगर मैं अपने वो टीनेज वाले सेल्फ को अगर देखूं और आज का YSR देखूं तो वो सोच भी नहीं सकता था कि आज तो मेरा करियर ही इसी में है कि जहाँ पे मुझे रोज़ लोगों के सामने बोलना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज़ हाउ आई गोट इनटू NLP, दैट NLP से एक्चुअली आप अपने ब्रेन को रिवायर करके नए पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो, नए हैबिट्स, नए बिहेवियर्स क्रिएट कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई चोज NLP। ओके, तो NLP है जो ये वर्ड है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसको आसान भाषा में, क्योंकि आजकल क्या है ना सर कि ये इस तरह का टर्म है कि आम आदमी भी इसको, भाई ये क्या चीज़ है, हाँ, बड़ा उन्होंने सुना है C++ जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग, क्या ऐसी भी कोई मतलब प्रोग्रामिंग है जो हम खुद कर सकते हैं अपने माइंड में? तो इसको आसान भाषा में एक बार छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन आप दीजिए कि हाँ, NLP है क्या? तो बड़ा टेक्निकल सा नाम है इसका, बट हाँ, इतना कोई टेक्निकल है नहीं। हाँ, न्यूरो से सिंपल भाषा में समझें कि आपका थिंकिंग और परसेप्शन, कि आप दुनिया को कैसे देख रहे हो, आपकी सोच कैसे बन रही है जी। लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज, जो भाषा होती है जी। मगर यहाँ पे लिंग्विस्टिक का मतलब है कि आप खुद से कैसे बात कर रहे हो। ओके, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योरसेल्फ, आप खुद से कैसे कम्युनिकेट करते हो जी, और आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हो जी। तो लिंग्विस्टिक्स का मतलब कम्युनिकेशन, और प्रोग्रामिंग का मतलब ऑटोमेटिक बिहेवियर्स, पैटर्न्स, हैबिट्स, चाहे वो मेंटल हैबिट्स हैं चाहे वो फिजिकल हैबिट्स हैं। तो
तो एनएलपी बेसिकली क्या हो गया कि आप अपने विचारों को बदल करके, अपनी लैंग्वेज को बदल के, द वे यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, आप अपने बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी रियलिटी और अपने रिजल्ट्स चेंज कर सकते हैं। सो ये एक तरीके से आप ऐसा समझें कि इट्स अ ब्रेन मैनुअल। ओके। जैसे आप वॉशिंग मशीन के साथ एक बुकलेट आती है जो कहती है कि वॉशिंग मशीन को ऐसे बेस्ट यूज़ कर सकते हो। जी। कैमरे के साथ में बुकलेट आती है कि इसको ऐसे बेस्ट यूज़ करना है। तो एनएलपी एक तरीके की ब्रेन मैनुअल है जो अच्छे से हमें बताती है कि अपने विचारों को कैसे काबू में करना है, अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, अपनी आदतों से कैसे बाहर आना है, बुरी आदतों से बाहर आना, अच्छी आदतें लगाना, राइट बिहेवियर्स जनरेट करना, खुद को डीपली समझना, अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को समझना, अपने पर्सनालिटी टाइप को समझना। और जितना ज़्यादा आप खुद को समझते हो, जी। आपको उतना बढ़िया ये भी समझ में आता है कि आपको करना है क्या है लाइफ में। बिकॉज एक टूल को आप अगर समझोगे, एक मशीन को आप समझोगे, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि मशीन का क्या क्या यूज़ हो सकता है, कितना इफ़ेक्टिवली आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो एनएलपी हमें कम्प्लीटली मदद करती है खुद के माइंड को समझने में, खुद की पर्सनालिटी को समझने में, और उस अपने ब्रेन को रिवायर करने में, सो दैट आप नए बिहेवियर, नए हैबिट्स और नए रिजल्ट्स अपनी लाइफ में क्रिएट कर सको। तो ओके। ये आपको ओवर थिंकिंग से बाहर ला सकती है, प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर ला सकती है, एंग्जाइटी से बाहर लग सकती है, स्ट्रेस में से निकाल करके लेके आ सकती है, डिप्रेशन से बाहर निकाल के आ सकती है। ये आपके अंदर हाई परफॉर्मेंस की हैबिट्स क्रिएट कर सकती है। आपके नेगेटिव बिलीव्स अगर हैं तो उन बिलीव्स से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। तो मतलब हम सब ना एक लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे होते हैं, हमारा लोअर वर्जन से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो लोअर वर्जन में क्या है? ओवर थिंकिंग है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, लो एनर्जी है, बर्नआउट है, एग्जॉशन है, इमोशनल रिएक्टिविटी है। ये सब चीज़ें हमारे लोअर वर्जन की हैं। तो हम अपने लोअर सेल्फ से इस दुनिया को जी रहे होते हैं। तो एनएलपी आपको आपके हायर सेल्फ में शिफ्ट कर देती है, जहाँ पे आप प्रोएक्टिव हैं, एक्शन टेकर हैं, आप में क्लैरिटी है, आप एनर्जेटिक हैं, और आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अपने एक्शंस ले पाते हैं। सेल्फ कंट्रोल आपका बहुत अच्छा है। ओके। एक कहावत बोली जाती है अक्सर कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब एनएलपी के द्वारा जब आप ट्रेंड करते हैं, तो क्या ये वाक़ई में ये कोट्स या इस तरह की चीज़ें काम करती है कि सच में अगर आप सोचोगे कि हाँ, नहीं, मन के अगर आपने हार दिया तो आप हार जाओगे, मन अगर जीत लिया तो आप जीत जाओगे? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। एनएलपी इसमें जो है एक रोल प्ले करता है मन को कंट्रोल करने में? यस यस, पूरा माइंड कंट्रोल का ही तो टेक्निक है पूरा, कि आप अपने थॉट्स और विचारों को किस तरीके से नेविगेट करना सीखें, इमोशंस को कैसे नेविगेट करना सीखें। जी। और जो ये कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो ये सच भी तो है कि मतलब मन के हारे हार का मतलब क्या, कि आप अपने माइंड में पहले ही गिव अप कर चुके हो। तो जो व्यक्ति हार मान चुका है, तो आपने क्या एक नेगेटिव स्टेट पैदा करी ना अपने माइंड में। आपके अंदर एक नेगेटिव विचार चल रहा है कि अब मैं नहीं जीत सकता। जी। तो अब ये विचार आपकी एक्शन में भी आएगा जी। कि आप कितना पावरफुली एक्शन लगाओगे, आप कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लोगे, इस पे निर्भर करेगा कि उस एक्शन में आपका विश्वास कितना है। तो अगर उस एक्शन में आपका विश्वास नहीं है, तो आपका एक्शन भी फुल फ्लेज नहीं आएगा। तो इसका मतलब आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके अंदर हेजिटेशन आएगी, आपके अंदर सेल्फ डाउट होगा। जब भी आप हेजिटेंट हो, सेल्फ डाउट है, फियर है अंदर, जी। तो आप कैसे जीतोगे? आप नहीं जीत सकते। और मन के जीते जीत है मतलब कि आप अगर एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होगी तो अंदर पॉजिटिव इमोशन आएगा, पॉजिटिव इमोशन होगा तो पॉजिटिव एक्शन आएगा, आपके एक्शन में जोश होगा, एंथुजियाज्म होगा। तो वो जोश और एक्शन जो है वो आपको जिताएगा। तो बेसिकली मन के जीते जीत मतलब कोई मन डायरेक्टली नहीं जिता देगा कि मैं बैठ के सोचूं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। मन के जीते जीत का मतलब है कि जब आप पॉजिटिव स्टेट में हैं तो इमोशन पॉजिटिव है, इमोशन पॉजिटिव है तो बॉडी एक्शन बहुत इफेक्टिवली लेगी, और उस एक्शन की वजह से आप ज़्यादा रिजल्ट पैदा कर सकेंगे। ओके। जब हम माइंड के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एनएलपी माइंड की एक अपनी एक लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। जब हम माइंड के बारे में पढ़ते हैं तो दो शब्द बहुत ज़्यादा सामने आते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जी। और मैंने कहीं पे एक बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आई थिंक, तो उसमें ये लिखा है कि मतलब आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड ना बुद्धू होता है, उसे कुछ नहीं पता उसको, जो लेकिन स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा होता है। जो कमांड आप दोगे वो काम करना शुरू कर देगा। अच्छी दोगे अच्छे के लिए काम करेगा, आप खराब दोगे तो खराब के लिए काम करेगा।
तो इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, खास करके सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है हमारे लिए। जी। पहली चीज़ तो ये कि सबकॉन्शियस माइंड बुद्धू तो नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंटेलिजेंट है, ओके। हाईली इंटेलिजेंट है इनफैक्ट। बट बुद्धू इस सेंस में बोला जाता है कि वो लॉजिक नहीं लगा सकता। हाँ। सिर्फ अगर लॉजिक को ही आप इंटेलिजेंस माने हाँ तो वो लॉजिक नहीं लगा सकता, बस हाँ। उस हाँ सेंस के अंदर है। बाकी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या क्या चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। देखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके जितनी भी मेमोरीज हैं वो सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है। यानी मेमोरीज पड़ी हैं मतलब क्या, आपने जितनी भी नॉलेज एक्वायर करी है, आपने जो भी किताब पढ़ी है, ये अभी आपने जिस किताब का नाम लिया पावर ऑफ जी सबकॉन्शियस माइंड, ये जी। कहाँ से आई? जब तक आपने ये नाम नहीं लिया था हम्म पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो जब आपने बोला तब ये कॉन्शियस में आई ना, उससे पहले कहाँ पड़ी थी ये? सबकॉन्शियस। आपके सबकॉन्शियस में पड़ी थी। तो आपने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, हम्म वो सारी किताबों की जो नॉलेज है, वो जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो आपकी मेमोरीज हैं, वो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जी जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जी वो सब सबकॉन्शियस माइंड में है। इवन आपके जो टेंडेंसीज हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, कि कई बार होता है ना कुछ ऑटोमेटिकली हम रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ पे, जी। वो भी सबकॉन्शियसली काम कर रही हैं। हम्म तो रिसर्चेज ये बताती हैं कि कोई भी चॉइस हम लेते हैं, कोई भी डिसीजन हम लेते हैं, तो उस डिसीजन को सबकॉन्शियसली लेते हैं। जब वो डिसीजन कैलकुलेट हो जाता है, उसके बाद में हमें कॉन्शियसली पता चलता है। हम्म। तो एक एक्सपेरिमेंट किया, जी। हालांकि ये फ्री विल पे एक्सपेरिमेंट होता है कि ओके। हमारे अंदर फ्री विल है कि नहीं है। जी जी। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि सपोज आपको कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन देंगे हम्म। और आपको उसमें यस और नो में आंसर करना है उसे पढ़ करके। जी। और आपके ब्रेन में कुछ डिवाइस लगा होगा जिसके जरिए जो वैज्ञानिक है वो पता कर लेगा कि आप क्या बोलने वाले हो। पहले ही। हाँ, ओके। तो आप क्या आंसर दोगे, आपके आंसर देने के आई थिंक अराउंड 4 to 6 सेकंड पहले ही उस वैज्ञानिक को पता चल जाता है कि आपने क्या चॉइस ली है। तो ओके। यानी कि आप अगर एक रेस्टोरेंट पे जाकर के मेन्यू देख रहे हो और मेन्यू में अभी आप मेन्यू देख रहे हो, तब तक आपको कॉन्शियसली नहीं पता कि मैं अभी क्या लेने वाला क्या? हूँ। राइट। लेकिन आपने जैसे कहा कि बर्गर, तो यानी कि अब आपको पता लगा कि बर्गर है, जब आपने मन में एक आवाज़ आई कि मैं बर्गर लूँगा। तो ये जो आपको पता चला कि मैं बर्गर लूँगा, ये कुछ सेकंड पहले ही आपका सबकॉन्शियस डिसीजन ले चुका ले था। चुका था। आपको तो सिर्फ पता चला। ओके ओके। तो इवन जो हम चॉइसेस ले रहे हैं, जी। वो चॉइसेस हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं हमारे सबकॉन्शियस कैलकुलेशन से, कंप्यूटेशन से, उन सब पे आधारित होकर के आ रही हैं। तो बहुत बड़ा रोल है सबकॉन्शियस का। आप देखिए ना कि आज कितने सारे लोग हैं जो हर न्यू ईयर पे ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना मुझे है। जिम जाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, हाँ। वॉक करना है, योगा करना है, जी। मुझे क्लीन डाइट लेनी है, मुझे शराब छोड़ देनी है, मुझे ड्रग्स छोड़ देनी है, हाँ। सिगरेट छोड़ देनी है। जी। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? अगर आपका कॉन्शियस माइंड है तो आपने तो फैसला लिया ना बिल्कुल। कि मुझे छोड़ देना है, मुझे उठ जाना है, फिर क्यों नहीं हो रहा? अगर कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है तो नहीं कर रहा वो, मतलब। यानी कि कॉन्शियस का कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। तो ओके। कंट्रोल में सबकॉन्शियस है, क्योंकि आपके इंस्टिंक्ट, आपके ऑटोमेटिक पैटर्न्स, सब कुछ सबकॉन्शियसली रन हो रहे हैं। ओके। कॉन्शियसली आप उन्हें रन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना एनर्जी चाहिए उसके अंदर कि आपको कॉन्शियस ओवरलोड हो जाएगा। तो वो सब कुछ सबकॉन्शियस से ही चल रहा है आपका। अदरवाइज तो क्या है, हम सोचते हैं मैं सुबह उठूंगा हाँ। और कल से वो आपकी आदत बन जानी चाहिए, तो लेकिन नहीं हो बनती। पाता। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद क्या होता है? कुछ सेम टू सेम पुराना। 15 जनवरी इज द मैजिकल डेट। ओके। 1 जनवरी को अगर 100 लोग रेजोल्यूशन लेते हैं तो 85% लोग 15 जनवरी तक उन्हें तोड़ देते तोड़ हैं। देते हैं। क्यों तोड़ा उन्होंने? क्यों नहीं रख पाए? अच्छा, सिगरेट पीने वाले को कॉन्शियसली ये पता नहीं है कि सिगरेट खराब है। उसको पता है कि सिगरेट खराब है, जानलेवा है, उस पर लिखा वो भी है। लिखा भी है, वो छोड़ना भी चाहता है, हाँ। फिर भी क्यों नहीं छोड़ पा रहा? क्यों नहीं? क्या गलती, मतलब क्या ट्रिगर पॉइंट क्या है वो? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस का पैटर्न है ना, आपका न्यूरल पैटर्न है जो ऑटोमेटिक चल रहा है। इट इज द सबकॉन्शियस माइंड दैट इज कंट्रोलिंग इट। इट इज नॉट योर कॉन्शियस माइंड दैट इज कंट्रोलिंग इट। सॉल्यूशन क्या है इसका? मुझे जैसे आपने बोला ना 15 तारीख तक 85 खत्म हो जाता है, लेकिन ये है कि वही ना कि चाहता तो है कि छोड़ दूं सिगरेट, शराब छोड़ दूं, छोड़ नहीं पा रहा है। वो आदत, हैबिट में वो जो ऑटोमेट जो आपने बोला है बना हुआ है प्रोग्रामिंग, कैसे तोड़ेगा? कुछ तो इसको होगा। तोड़ने के लिए उसके सबकॉन्शियस के पैटर्न को समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं
आपको सिगरेट का जी एग्जांपल दूं, बिल्कुल। ठीक है, कि जी बहुत से लोग सिगरेट छोड़ना चाहते होंगे, जी। बहुत से लोग प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना चाहते हैं कि पता है कि ये काम इम्पोर्टेंट है, मुझे करना है, हम्म। लेकिन फिर भी करते नहीं है, नहीं करते। कल पे टालते हैं, हम्म। एंड वक्त तक टालते हैं। हम्म। तो कोई भी आदत आपकी अगर पड़ी हुई है जी। और वो आदत आपके कंट्रोल के बाहर हो चुकी है, हम्म। तो उस आदत में 3 चीज़ें चल रही हैं, इसे हैबिट लूप कहते हैं। ओके। तो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है हैबिट का? हैबिट हमेशा 3 चीज़ों की बनी हुई है। हैबिट में एक ट्रिगर है, ट्रिगर है जो उस लूप को एक्टिव करता है, कि ब्रेन का एक न्यूरल पैटर्न है, उस पैटर्न को हमेशा जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ही लाइट जलेगी ना, तो आपके सर्किट का भी स्विच है। तो एक ट्रिगर होगा, जैसे ही वो ट्रिगर मिलेगा वो लूप एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रिगर के बाद में सेकंड स्टेप है बिहेवियर। अब आप जाकर के वो जैसे ट्रिगर मिला, अब जाके आप वो बिहेवियर करोगे। और थर्ड चीज़ है रिवॉर्ड। अब वो बिहेवियर करने से आपको सबकॉन्शियसली कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। हम्म। तो सिगरेट के केस में मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि जी ट्रिगर क्या क्या हो सकते हैं। जी। जैसे कि एक ट्रिगर होता है स्ट्रेस, हम्म। कि आपको सपोज बॉस ने डांट दिया, या फिर आपको फ़ोन आया है कि मार्केट डाउन हो गया, तो अब सडनली क्या हुआ, अंदर स्ट्रेस पैदा हुआ। अब ये स्ट्रेस पैदा होते ही, थोड़ी सी एंक्शसनेस पैदा होते ही आपका हाथ कहाँ गया, सिगरेट की तरफ गया। अब आपने सिगरेट पी और सिगरेट पीते ही स्ट्रेस डाउन हो गया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हुई ना, यानी कि आपके लिए वो खबर का आना, या फिर आपके लिए अंदर वो एक नेगेटिव फीलिंग आना, या फिर सर भारी होना, ये चीज़ ने ट्रिगर का काम किया। इस ट्रिगर को मिलते ही आपने जाके स्मोक करी, तो स्मोकिंग इज़ बिहेवियर पार्ट, जो स्ट्रेस आया वो ट्रिगर पार्ट, और उसे पीने से फिर आपका दिमाग थोड़ा शांत हो गया, ठीक है, आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो गई, तो ये आपका रिवॉर्ड हो गया। तो जब भी आप सिगरेट पियोगे यही लूप रन हो रहा है ऑलवेज। सपोज कोई खबर नहीं आई, स्ट्रेस नहीं है, तो सेकंड ट्रिगर क्या होता है कि आप बैठे हुए हो और बैठे बैठे आपको विजुअल आया, सिर्फ एक इमेज बनी, सिगरेट की एक इमेज आई दिमाग के अंदर। अब वो जो विजुअल आया दिमाग में, वो विजुअल अब ट्रिगर बन गया। अब जाके आप सिगरेट पियोगे और फिर आप शांत महसूस करोगे, रिलैक्स महसूस। कई लोगों को क्रिएटिव महसूस होता है, कई लोगों को रिलैक्स महसूस होता है, कई लोगों का पेट अच्छे से साफ हो जाता है। हाँ। उनका रिवॉर्ड वो है कि सिगरेट पीऊंगा तो पेट साफ हो जाएगा मेरा। तो सबने अपने 3 चीज़ों पे अपनी हैबिट को बांध रखा है, ट्रिगर, बिहेवियर और रिवॉर्ड। रिवॉर्ड। अब ज़्यादातर लोग सिर्फ स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, अपने ट्रिगर को नहीं समझते कि ट्रिगर क्या है, और रिवॉर्ड को नहीं समझ रहे कि रिवॉर्ड क्या है। तीनों चीज़ों को समझना पड़ेगा और फिर सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी सबसे पहले अपने ट्रिगर समझो, कि क्या चीज़ मुझे ट्रिगर करती है सिगरेट पीने के लिए। कब मैं, कोई तो पॉइंट होगा ना कि मैं यहाँ बैठा हूँ और एकदम से मैं सोचूं कि अब मुझे जाके सिगरेट पीनी है। मतलब कुछ तो बॉडी में हरकत हुई होगी ना, जिसने बॉडी को उठाया और सिगरेट लेने पे मजबूर किया। तो वो एक्शन फोर्स क्या थी जिसने उठाने पे मजबूर किया? तो ये सिर्फ 5 हो सकती हैं। जी। या तो कोई विजुअल है, ओके। इमेज बनी है आपके ब्रेन में, बाहर से आई है इमेज, या आपने खुद अंदर बनाई है कि आपने दूसरे व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए देखा, ये विजुअल, एक्सटर्नल विजुअल है। एक आपने बैठे बैठे अपने दिमाग में इमेज बनाई कि दोस्तों के साथ बैठे थे, पार्टी कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, वो भी एक इंटरनल इमेज हो सकती है। सेकंड है आवाज़, कि कभी आपको मन में आवाज़ आई कि यार बहुत देर से पी नहीं, पी लेता हूँ। कभी किसी दोस्त ने बोला चला भाई जा करके सुट्टा लगा लेते हैं, आवाज़ ट्रिगर का काम करेगी। तीसरा फीलिंग ट्रिगर का काम करेगी। यू फीलिंग बोर्ड, यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, यू आर फीलिंग लोनली, अकेले से लग रहे हो, डिसइंटरेस्ट सा लग रहा है, स्ट्रेस सा लग रहा है, तो ये जो लोनली फीलिंग है, दिस विल एक्ट एज ट्रिगर। ये स्ट्रेस अंदर जो आया वो एक्ट एज ट्रिगर होगा। चौथा हो सकता है कोई टाइम, टाइम कैन ऑल्सो एक्ट एज ए ट्रिगर। तो आपने देखा जो टाइम सबसे ज़्यादा चाय के शौकीनों के लिए होता है, तो 4 बजते ही अंदर से तलब चालू हो जाती है, 5 बजे तलब चालू हो गई कि भाई, लोग कहते हैं ना चाय का टाइम हो गया ठीक है, तो चाय को हमेशा आप देखो टाइम से जोड़ते हैं लोग। तो ये चौथा ट्रिगर है। और पांचवा होता है एनवायरनमेंट, कि आप किस वातावरण में हो। आपने देखा कॉलेज के दिनों में लोग जब दोस्तों के साथ हैं तो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, माँ बाप के साथ होते हैं सडनली कम हो जाती है, क्रेविंग भी नहीं आती उस टाइम पे, चुपके से कोने में जाके 1-2 पी ली। 10 पीने वाला 2 सिगरेट पे काम चला लेता है जब तक माँ बाप के पास में है। तो यानी कि आप जिस एनवायरनमेंट में हो, एनवायरनमेंट इज़ फुल ऑफ ट्रिगर्स। एनवायरनमेंट एक ट्रिगर मशीन है। एनवायरनमेंट का काम ही है कि हमारे अंदर ट्रिगर्स पैदा करना, और वो ट्रिगर फिर हमारे अंदर इमोशनल स्टेट्स पैदा करते हैं, और फिर उन इमोशनल स्टेट से हम डील करने का प्रयास करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो आप
ऐसे एकदम से बाहर नहीं आता व्यक्ति इसमें जी। से, लेकिन दिस कैन बी अ गुड स्टार्ट वेर यू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर, देन ओके। आइडेंटिफाई योर रिवॉर्ड हम्म। एंड ट्राई टू रिप्लेस द बिहेवियर। ओके। ट्रिगर वही रहने दो भले ही, जी। रिवॉर्ड वही रहने दो, सिर्फ बिहेवियर को रिप्लेस करो। तो यानी कि जब आपको लगा कि मुझे अभी स्ट्रेस की फीलिंग आ रही है, तो एक तरीका मैं सिगरेट पी करके अपने स्ट्रेस को हटाऊं, इसके बजाय दूसरा तरीका ढूंढो जिससे आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाए। तो वो आप ब्रीदिंग करके भी कर सकते हो, मेडिटेट करके भी कर सकते हो। ऐसा कहना आसान है, ये इजीली होगा नहीं, मगर शुरुआत कर सकते हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी रिप्लेस हो जाएगी पुरानी आदत, उससे नई आदत आ जाएगी, मगर इट विल टेक टाइम। ओके। एक खबर बहुत वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे। एक इंसान है जिसने अपनी सिगरेट छुड़ाने के लिए एक पिंजरा बनवाया इसका मतलब फेस के आकार का, उसको लॉक किया, उसकी चाबी अपनी बीवी को दी। उसको इतनी क्रेविंग थी सिगरेट की, और जब भी वो खाना खाता था उसकी बीवी वो खोलती थी, तो वो खाना खाता था, फिर जो है उससे मतलब वो बंद कर देती थी। तो इतना ट्रिगर होता है। जैसे कि आपने कहा कि जैसे चलिए विजुअल आ गया सिगरेट, मैं अपनी बताता हूँ। कोई मूवी अगर चल रही है, कोई सीरीज अगर वो चल रही है, उसमें कोई सीन आया चाय पीना है कि चाय पी लीजिए, मैं चाय, मेरे को फिर चाय चाहिए। हाँ, विजुअल ट्रिगर हो गया ना। विजुअल ट्रिगर मतलब जैसे मतलब ये कि कोई ऐसा सीन है जिसमें किसी लड़की को देखने आ रहे हो, चाय कप में लेकर मुझे कब दिख जाए मुझे चाय बनानी पड़ती है, ये तो ऐसा होता आपको है। चाय याद आती है, किसी को शादी याद आ जाती है। ऐसा भी होता बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं चाय का इतना है, बिल्कुल आपने ये बात बोली क्योंकि मैं इससे खुद रिलेट किया। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा सर, ये बताइए कि थोड़ा हेल्थ पे बात कर लेते। एनएलपी हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकती है? सी, एनएलपी हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं है, आपका माइंड और विचार हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं। एनएलपी तो सब्जेक्ट है जो आपको आपके माइंड को समझने में मदद करता है, थॉट्स को समझने में मदद करता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप अपने विचारों को और इमोशंस को समझेंगे, बॉडी और माइंड के कनेक्शन को समझेंगे, तो आज तो 1983 तक माइंड को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता था। 1983 तक बॉडी को बिल्कुल सेपरेट माना जाता था, माइंड को सेपरेट माना जाता था। दोनों के बीच में किसी कनेक्शन को विज्ञान मानता ही नहीं था कि दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है। ठीक है। ओके। जबकि अगर आप हमारे स्क्रिप्चर्स में देखें तो उनमें हमेशा से बॉडी माइंड को एक सिस्टम की तरह देखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। 1983 के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्चेज आई, तो आज तो पूरा साइकोसोमेटिक डिजीजेस की पूरी ब्रांच है जो इसी पे स्टडी करती है। साइको मतलब होता है आपका माइंड, जी सोमा मतलब आपकी बॉडी, जी। यानी कि वो बीमारियां जो माइंड से शरीर में आती है। और अब तो इवन एपिजेनेटिक्स जैसे सब्जेक्ट आ गए हैं, जहाँ पे एपिजेनेटिक्स के सब्जेक्ट क्या कहते हैं कि आपके अंदर जो जीन्स पड़े हुए हैं, तो हो सकता है आपके माँ बाप से आपको कुछ जीन खराब मिले हों, लेकिन वो जीन एक्सप्रेस होंगे कि नहीं होंगे, ये भी आपके विचारों पे, आपके बिलीफ सिस्टम्स पे, आपके इमोशनल एनवायरनमेंट पे, इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। तो माइंड और बॉडी कनेक्टेड है, और शरीर खराब होगा तो मन पे असर पड़ेगा, मन खराब होगा तो शरीर पे असर पड़ेगा। तो हमारा जो सेल है ना, एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज प्रोग्राम्ड फॉर लाइफ एंड इट इज प्रोग्राम्ड फॉर डेथ एज वेल। हम्म। हमारा सेल हमें जीवित भी रखता है, लेकिन हर बार जब वो रीजनरेट होता है तो हम मृत्यु के करीब भी जा रहे हैं साथ में। तो यानी कि जिंदा रहने का भी प्रोग्राम है और मृत्यु का भी प्रोग्राम है, दोनों प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। तो आपके विचार और इमोशंस क्या करते हैं, उसको एक राइट एनवायरनमेंट देते हैं जिससे वो हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। एक एक हम हेल्दी मछली को लें और उसे गंदे पानी में डाल दें, वो कब तक स्वस्थ रह सकेगी? सही बात है। तो ऐसे ही हमारे सेल्स को अगर हम गंदा एनवायरनमेंट दें, नेगेटिव विचार दें, नेगेटिव इमोशंस दें, तो व्हाट विल हैपन? तो अगर नेगेटिव विचार मतलब कि अगर हमेशा कहो कि मैं बार बार बीमार होता रहता हूँ, ठीक है, मेरा तो शरीर ही बेकार है, इस शरीर में तो बीमारी बीमारी चलेगी, ठीक है, मैं कभी ठीक रहता ही नहीं हूँ, मेरे तो हमेशा दर्द रहता है। तो अगर आप इस तरीके की बातें कर रहे हो, तो आप बार बार अपनी बॉडी में सिग्नल भेज रहे हो कि ये बॉडी बीमार होने के लिए बनी है। तो आपके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो खराब होने लगेंगी। तो माइंड हमेशा, जो विचार हैं वो भी आपके शरीर को प्रभावित कर रहे हैं, इमोशंस प्रभावित कर रहे हैं। जैसे अगर आपके अंदर रिवेंज है, रिसेंटमेंट है, कोई गिल्ट आप अंदर लेकर चल रहे हो, कोई हर्ट अंदर लेकर चल रहे हो, कोई रिग्रेट आप अंदर लेकर के चल रहे हो, तो कोई ग्रीफ है आपके अंदर कि कोई ग्रीफ, आप किसी की मृत्यु हुई और वो शौक आप अपने अंदर ले लिए, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर सकती हैं, आपके हार्ट को ख़राब कर सकती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकती हैं।
आप जितनी बार गुस्सा करते हो आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, तो आपका माइंड लगातार आपके शरीर को प्रभावित कर रहा है। अगर मैं आपको इस पे थोड़ी और डिटेल दूं जी। तो होता क्या है कि जब भी आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हो ना, तो आपके माइंड में एक मोड होता है जिसे हम फाइट फ्लाइट मोड कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके। तो पहले के ज़माने में क्या था कि आपके सामने सपोज आपने शेर देखा, हमारे पूर्वज जब शेर देखते थे तो ये मोड एक्टिवेट हो जाता था, फाइट फ्लाइट एक्टिवेट होती थी। तो जैसे कार के मोड होते हैं कि कार को अगर आप स्पोर्ट मोड में डाल दो तो कार की फंक्शन चेंज हो जाती है ना। बिल्कुल। हम फ्रिज का मोड चेंज कर दें, माइक्रोवेव का मोड चेंज कर दें, तो अलग मोड में मशीन थोड़ा अलग तरीके से ऑपरेट करती है। तो वैसे ही हमारी बॉडी भी जैसे ही डिफ़ॉल्ट मोड में जाती है, फाइट फ्लाइट मोड में जाती है, वो अलग तरीके से बिहेव करती है। तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे आप फाइट फ्लाइट मोड में जाते हो, फाइट फ्लाइट का मतलब कि ये जो डेंजर है, फाइट मतलब इससे लड़ना है, फ्लाइट मतलब इससे भागना है। तो या तो आप लड़ोगे या आप भागोगे, दो ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब आप फाइट फ्लाइट मोड में हो, तब जो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है, तब जिस स्पीड से आपकी बॉडी भाग सकती है और रिएक्ट कर सकती है, वो आप अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो फाइट फ्लाइट मोड में जैसे ही बॉडी जाती है, आपके शरीर में केमिकल की वर्षा हो जाती है एक तरीके से। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, ये हार्मोन्स स्ट्रांगली रिलीज होने लगते हैं आपके शरीर में, और ये रिलीज होने से आपकी बॉडी में 3-4 चेंज आते हैं। सबसे पहला चेंज आता है कि आपकी जो गट है, इसमें से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और वो सारा ब्लड हाथ पैरों की मसल्स में फेंका जाता है। क्योंकि लड़ना हो चाहे भागना हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये हाथ पैरों की पैर, मसल्स हैं। बिल्कुल। तो सारा ब्लड कहाँ जाना चाहिए? मसल्स में जाना चाहिए, ताकि मसल्स अपनी फुल स्ट्रेंथ पे काम कर सकें, वहाँ एनर्जी पहुंचाई जा सके। ब्लड के साथ वहाँ शुगर जाएगी, एनर्जी कन्वर्ट हो ताकि। सो सबसे पहला चीज़ होगी, आपके गट में से ब्लड सप्लाई कम होगी और वो हाथ पैरों में जाने लगेगी। आपका ब्रेन उस समय ये कहता है कि भाई अभी खाना पचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी खाना बनो मत किसी का। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, पचाने का काम बाद में करेंगे। जी। सेकंड चेंज आता है, आपकी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जी। इसमें ब्लड सप्लाई रुक जाती है, यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई कम होती है। यानी कि आपका जो लोअर रीजन है ब्रेन के, एमिगडाला, वही आपकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। तो यानी आप बुद्धि से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, अपने लॉजिक से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। इसलिए आपने देखा कि जब हम गुस्सा करते हैं, अभी हम बिल्कुल इतनी सी दूरी पे बैठे हैं, जी। लेकिन अगर मैं आप पे गुस्सा करूं तो क्या मेरी टोन यही रहेगी? नहीं, ऊंची हो जाएगी। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि हमारी डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुई, तो मैंने आवाज़ ऊंची क्यों करी? कि आप दूर थोड़ी चले गए कि मैं ऊंची आवाज़ में आपको बताने, सेम आवाज़ में मैं गाली भी देना चाहता हूँ तो इस टोन में भी आप तक पहुँच जाएगी ना। पर मैं अराउज क्यों हो गया? हम गुस्से में अजीब चीज़ें करते हैं, कोई चीज़ें फेंक देता है, कोई गाली दे देता है, फिर बाद में जब बैठता है व्यक्ति, फिर पछतावा क्यों होता है? वो रिग्रेट कहाँ से आया बाद में, यार ये तो मेरे को नहीं कहना चाहिए था। तो अब जो बात का रिग्रेट है ना, वो पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि अब बुद्धि वापस एक्टिवेट हो गई है। ओके। वो 15 से 20 मिनट का आपका एमिगडाला हाईजैक हुआ था, बुद्धि से आप डिस्कनेक्टेड थे। अब धीरे धीरे वापस बुद्धि में ब्लड सप्लाई प्रॉपर हुई है, कनेक्शन बैठा है, तो अब आप बेटर वे से उस सिचुएशन को एनालाइज कर पा रहे हैं। तो अब आपको लग रहा है यार, माँ बाप बच्चे पे हाथ उठा देते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं, यार क्यों उठाया मैंने हाथ इस पे, लेकिन फिर अगली बार फिर उठाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी ना उस समय। तो आप मतलब बुद्धि से बुद्धू हो जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, जब आप हाईजैक में आते हैं। तो ये दूसरा चेंज आएगा जब भी आप फाइट फ्लाइट में हैं। तीसरा चेंज आता है, आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। ओके। क्योंकि आपका ब्रेन कहता है अभी अंदर के बैक्टीरिया से बाद में लड़ेंगे, अभी बाहर वाले से लड़ो। ये तीसरा चेंज होता है। चौथा चेंज होता है कि आपके लीवर में ना, लीवर के आसपास एक्स्ट्रा शुगर डिपॉजिट रहती है इमरजेंसी के लिए, वो एनर्जी के लिए वो रखता है। तो क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में इंजेक्ट होना चालू हो जाती है। जब भी आप F3 मोड में हो तो एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में जाना चालू होती है, क्योंकि शुगर के जरिए ही तो एनर्जी पहुंचेगी। तो वो एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में जाने लगती है। ये चौथा चेंज है जो आपकी बॉडी में आता है। शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ता है और आपकी जो ब्लड वेसल है उनको पतला कर देता है ब्रेन। पतला करता है मतलब ताकि प्रेशर से जाए ब्लड। ओके। और थोड़ा हार्ट बीट तेज हो जाती है, यानी पावर बढ़ा देता है, मशीन हार्ट की पावर बढ़ जाती है। तो अब मुझे बताओ कि आप रोज मशीन की पावर बढ़ाओगे और पाइप को पतला करोगे, हार्ट अटैक। तो किसी दिन मोटर जलेगी, किसी दिन पाइप फटेगा। हाँ। अब मजे की बात पता है क्या है?
ये जो पूरा रिस्पॉन्स है, जी। पहले एक्चुअल सिचुएशन में होता था कि एक्चुअल में कोई शेर था और उसके रिस्पॉन्स में ये हो चीज़ गया। होती थी। जी। लेकिन आजकल कोई एक्चुअल शेर नहीं है। हम्म। आज आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपनी डेडलाइन को देख के सेम रिस्पॉन्स फाइट फ्लाइट मोड में जी रहे हो। आज शेर नहीं है, शेयर है। शेयर नीचे गया तो वो हो जाएगा। हाँ, सेम बात है। हाँ। तो अगर शेयर नीचे गया तो भी ये फाइट फ्लाइट, मार्केट को देख के फाइट फ्लाइट मोड आपका एक्टिव हो रहा है, डेडलाइंस को देख के फाइट फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जी रहा जी है, जी। जिसकी वजह से हम्म आप में ये सारे इश्यूज पैदा होते हैं। डायबिटीज का आना, हम्म। बिन अच्छी हेल्थ, लोग अच्छी डाइट ले रहे होते हैं फिर भी कईयों में डायबिटीज आती है। अगर लगातार F3 मोड में हो तो डायबिटीज आने के चांसेस रहते ही हैं फिर रहेंगे। आपको। वो जैसे बोला, जो एक्स्ट्रा शुगर है वो फेंकेगा तो वो क्या करेगा? तो पहले तो आप लड़ते थे तो यूज करते थे ना, यूज अब वो करते, यूज नहीं अब हो रहा है, नहीं अब है। इम्बैलेंस क्रिएट होगा ना, अब इम्बैलेंस हाँ। क्रिएट होगा। इसलिए देखा गया है कि जो भी साइकोसोमेटिक डिजीजेज आती है ना, जिसे आपको अगर माइंड से शरीर में आ रही है, तो ऐसी बीमारियां सबसे पहले आपकी गट को खराब करती हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज होना चालू होते हैं, गट में खराबी आना चालू होती है, ज्यादातर ये देखा गया है। क्यों? क्योंकि आप F3 मोड में जी रहे हो ना लगातार, तो गट में ब्लड सप्लाई कम हो रही है। ओके। तो कॉन्स्टिपेशंस। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप F3 मोड में, F3 मोड मतलब कि सपोज आप मुट्ठी बंद, माइंड इस स्थिति में है, हम्म हमेशा रिएक्टिव स्थिति में, हमेशा जैसे कोई श्रिंक हो रखा है, रिलैक्स नहीं है बिल्कुल कि कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो, ऐसी स्थिति में नहीं है, माइंड क्या जकड़ा हुआ है। टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है अगर उस स्थिति में है हम? ये देखो, सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कुछ है ऐसा आ गया, जैसे आपने बोला मम्मी पापा हाथ उठा देते, फिर बोलते नहीं उठाना चाहिए था, फिर उठा देते, फिर ये सोचते, फिर उठा देते, जब तक वो बड़ा नहीं होता मुझे लगता ही चलता रहता है। क्या करना चाहिए उस माँ बाप को अचानक से जब सबसे उससे पहले तो, अगर वो तो है ही एंगर, मगर हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़रूरी है जी कि आप F3 मोड में मत जिए। ये जो फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड है, जी। इस F3 मोड में जीना बंद करें, स्ट्रेस में जीना बंद करें। और इसके लिए जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रहेंगे, रिलैक्स होके जिएंगे, उतना ज़्यादा ये जो F3 मोड है ये बंद होगा आपका। तो इसके लिए आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। NLP में भी कई टेक्निक्स हैं जो आप रिलैक्सेशन के टेक्निक्स हैं NLP के, वो रिलैक्सेशन के टेक्निक कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी जो ये मेंटल नॉइज़ है ना, जो लगातार बस चल रहा है, मतलब रात को सोते हैं तब तो लोगों के इतने विचार पैदा होते हैं जैसे कोई कमरे में मधुमक्खी का छत्ता खोल दिया हो। हाँ। तो ऐसे भिनभिनाते हैं विचार कि कंट्रोल में भी नहीं आते हैं। तो वो सब अगर बंद करना है, इस मेंटल नॉइज़ को बंद करना है अगर, तो आप रिलैक्सेशन के टेक्निक्स करें, ध्यान लगाना सीखें सबसे पहले, और ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करना चालू करें। तो अगर आप ध्यान लगाना सीखोगे, तो ध्यान लगाना मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जितना ज़्यादा माइंडफुली आप जियोगे, उतना ज़्यादा ये मेंटल नॉइज़ जो है वो बंद हो जाएगी आपकी। ओके। क्या NLP से कोई जो क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि जिस किताब का मैंने अभी नाम लिया था कुछ देर पहले, उसमें एक केस स्टडी थी एक इंसान की जिसको कैंसर हुआ था, और उसके बाद में वो क्या करता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अपने कैंसर जैसी डिजीज़ को भी ख़त्म कर देता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आप ये कहो कि इसका क्या साइंटिफिक एविडेंस है कि लेबोरेटरी में इसे टेस्ट किया गया, तो ऐसा तो नहीं है कि लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया हो, ठीक है। मगर NLP बहुत जगह ना एक्सपीरियंशियल है, अनुभव बेस्ड है, कि बहुत सारे लोग, एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली अपने आप को हील किया है। तो अभी तक लेबोरेटरी में तो ये टेस्ट नहीं हो पाया है कि कैसे सबकॉन्शियस हील करता है, क्या होता है। मगर ऑफ कोर्स मेरे खुद के कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कई डिजीज़ के अंदर इसको हील किया, साथ में उन्होंने मेडिकल हेल्प भी ली। मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि होलिस्टिक अप्रोच रखें। सो मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो 3rd स्टेज कैंसर में थे, कीमो से गुजर रहे थे, साथ में NLP भी अप्लाई कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि जब आप हील, तो देखिए ना तो कोई बाहरी दवाई करती है ना NLP करती है, हीलिंग दोनों ही चीज़ें नहीं करती हैं। हीलिंग तो सिर्फ आपकी बॉडी ही करती है आपको। राइट। हम सभी ये जानते हैं ना, आज तक कोई क्योर की मेडिसिन आज तक नहीं बनी है। कोई भी मेडिसिन जो है या तो बढ़ने से रोकेगी या फिर राइट एनवायरनमेंट देगी। हील कौन करेगा? हील हमेशा बॉडी करेगी। हमें जो वैक्सीन लगती है, वैक्सीन थोड़ी हील करती है। वैक्सीन तो एंटीबॉडी बॉडी बनाती है ना हमारी, बाहर से नहीं, बॉडी हमारी क्रिएट करती है। तो हमें सेव तो हमारी बॉडी ही करेगी हमेशा, हीलिंग जो है वो बॉडी ही करेगी हमें। मगर NLP अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे होता क्या है कि
ज़्यादातर लोग क्या जब एंजाइटी की स्टेट में चले जाते हैं, जब भी किसी बीमारी का सुनते हैं, जो एंजाइटी की स्टेट मतलब फाइट फ्लाइट मोड में चले गए, हाँ। यानी कि आप अब इम्यून सिस्टम को और सप्रेस कर रहे हो, आप इन्फ्लेमेशन और बढ़ा रहे हो शरीर के अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस लेकर के, आप खुद ही अपने सिस्टम को टॉक्सिक कर रहे हो। तो जब आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस करते हो या एनएलपी के हीलिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपने सारे ब्लॉकेजेस हटा रहे हो, आप सेकेंडरी पेन को हटा रहे हो। बेसिकली ऐसे काम करता है ये कि एक होता है प्राइमरी पेन और एक होता है सेकेंडरी पेन। प्राइमरी पेन क्या है कि सपोज मुझे कहीं पे चोट लगी, उस जी। चोट का जो दर्द है, फ्रैक्चर हो गया, वो प्राइमरी पेन है, एक्चुअल पेन है। अब इस पेन के अराउंड मैं मेंटल और इमोशनल पेन क्रिएट करूंगा कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, कब तक ऐसे जीना पड़ेगा, ये तो रोज दर्द होता रहता है। तो अब उस पेन के बारे में मैं बहुत सारी सफरिंग क्रिएट करूंगा, इमोशनल सफरिंग जिसे कहते हैं, उससे कहते हैं सेकेंडरी पेन। तो एनएलपी क्या करती है, वो सेकेंडरी पेन को हटा देती है, आप में एक्सेप्टेंस आती है और आपके अंदर सेकेंडरी पेन हटाती है, जिसकी वजह से कोई एंक्शियसनेस नहीं है, कोई F3 मोड आपका एक्टिवेटेड नहीं है। इस वजह से बॉडी के बीच में आप ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कर रहे। सो जो बॉडी इनफ हीलिंग कर सकती है, बॉडी अपनी फास्ट करेगी। बेस्ट हीलिंग पे काम करती है, जो उसका बेस्ट है, जो नियमों के अंदर है, जो भी प्रकृति के नियम अलाउ कर रहे हैं, उन प्रकृति के नियमों के अंदर रहते हुए जो बेस्ट हो सकता है, वो बेस्ट आपकी बॉडी करती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो एनएलपी नहीं हील कर रही है, ना हमें कोई दवाइयाँ हील करती है, हमें तो हमारी अंदर की जो हीलिंग इंटेलिजेंस है वही हमें हील कर रही है। मगर एनएलपी जो उसके अराउंड सफरिंग है, सेकेंडरी पेन है और एंग्शियसनेस है, वो सब चीज़ें हटा देती है। तो इससे मेरे ऑथर प्रोग्राम भी चलते हैं जहाँ पे बुक लिखना मैं सिखाता हूँ। जी। तो मेरे कई ऐसे स्टूडेंट रहे जिनको आ, वो कैंसर से गुजर रहे थे जब आए मेरे पास में। तो उनकी कोई कीमो चल रही थी और जी। वो कीमो चल रही थी। कीमो जब चल रही होती है तो बंदा कितना पेन और सफरिंग की स्थिति हाँ, में रहता है, आपका बिल्कुल। शरीर डिफॉर्म, बाल झड़ रहे होते हैं, बाल। शरीर डिफॉर्म हो रहा होता है, पेन होता है। बट आई हैव सीन पीपल कि वो अपनी इन स्टेजेस के दौरान दे वर अटेंडिंग बुक राइटिंग कोर्स, दे वर राइटिंग बुक। उस पीरियड के अंदर फिजिकल पेन था मगर मेंटल पेन में नहीं थे, वो इमोशनल सफरिंग के अंदर नहीं थे वो किसी भी प्रकार की। तो इम्यून सिस्टम तेजी से काम कर तो रहा वो था। जल्दी हील कर सके अपने आप को। ठीक है। ओके। पर मैं हमेशा ये कहूँगा कि होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, ओके। कि ये नहीं कि आप सिर्फ अकेले इसी पे निर्भर कर रहे हो, दोनों को टीम अप होके करोगे तो चीज़ें और ज़्यादा एक्सेलरेट होने लगेंगी। ओके। अच्छा, आप लाखों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, आपको क्या लगता है कि मेंटली हेल्थ को लेकर के बेसिकली लोग, मैक्सिमम लोग जो है वो क्या प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं? आज की जो जनरेशन है या आज का जो दौर है, उसमें मेंटली किस तरह की मेंटली प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही है लोगों में? जी सर, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यह है कि लोगों को मेंटल हेल्थ पे बात करने में ही डर लगता है। हुँ। भारत में मेंटल हेल्थ पे स्टिग्मा है। हुँ। मतलब कि हमारे यहाँ पे लोगों को घबराहट होती है कि मैं किसी से जाके अपनी मेंटल हेल्थ पे बात करूं, हुँ। क्योंकि उन्हें बिल्कुल। ऐसा लगता है कि अगर मैंने मेंटल हेल्थ पे बात की तो मुझे वीक समझा जाएगा या फिर पागल समझा जाएगा। हुँ। आज भी भारत में बहुत से लोग हैं जिसे जाके आप अगर ये कहने लगो कि यार मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँगा, मुझे डेथ के ख्याल आते हैं और मुझे लगता है कि मेरे परिवार के लोग डेथ हो जाएगी, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में लगातार चलती रहती हुँ। है और मुझे कुछ भी, किसी भी चीज़ में रस नहीं आ रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और ये पागल है क्या, चल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसे पागल हो रहा है ऐसा समझेंगे या फिर मजाक बना देंगे। तो लोग आज की डेट में बात ही नहीं करना चाहते मेंटल हेल्थ पे, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इसके बारे में बात करी तो सही नहीं होगा, मुझे जज करेंगे लोग, वीक समझेंगे। और मेंटल हेल्थ में भी अगर मैं आपसे बताऊं, ये मेन में सुसाइड रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। बिल्कुल। हर जो 100 सुसाइड होती है ना, जी। उसमें से 75 सुसाइड मैन करता है, 25 फीमेल सुसाइड है। क्या रीज़न कुछ है पीछे की रीज़न मैक्सिमम क्या निकल के आ रहा है? और मज़े की बात पता है क्या है, जी। ग्लोबली भी डेटा यही है और कंट्री वाइज भी ऑलमोस्ट यही है। तो इंडिया का डेटा पता है क्या है, जी। 71% मेल सुसाइड है। हुँ। हुँ। 1,72,000 करीब सुसाइड एनुअली होती है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल। 1,72 में से 1,23,000 करीब ऐसी हैं मेंस। जो मेन कर रहे हैं। हाँ। और ग्लोबली है 7 लाख हो रही है तो 5,23 करीब मेल कर रहे हैं। मेल कर रहे हैं।
तो यानी कि कोई तो अंदरूनी फिनोमिना चल रहा है, कोई पैटर्न है इसके पीछे। बिल्कुल। तो इसका पैटर्न क्या है कि सबसे बड़ा पैटर्न है इमोशनल सप्रेशन, सोशल कंडीशनिंग की वजह से। हमें बचपन से मेन को क्या बताया जाता है कि तू मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता। तो आपकी मस्कुलिनिटी कैसे डिफाइन की है? मस्कुलिनिटी आपकी स्ट्रेंथ से डिफाइन करी है, फिजिकल स्ट्रेंथ। वो व्यक्ति जो पेन बर्दाश्त कर सकता है, उससे आपकी मर्दानगी को जोड़ा गया, मस्कुलिनिटी को जोड़ा गया। आप बचपन में रोने का प्रयास करो, तुरंत बोलते हैं क्या लड़की की तरह रो रहा है, और लड़की रोए तो उसे गले लगाते हैं। गेटिंग इट? सो यहाँ पे क्या है कि सोशल प्रेशर क्या है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखना है। रोना मतलब वीक, अपने इमोशन आके शेयर करना मतलब वीकनेस। स्ट्रेंथ किसमें? अपना पेन दबा के रखना, इमोशनली सप्रेस्ड रहना। अब इमोशनल सप्रेस्ड रहते नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से निकलेंगे। तो मेन में ज़्यादातर कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? उस इमोशनल पेन को प्रोसेस करने का कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? उसका कोपिंग मैकेनिज्म है अग्रेशन, रेज, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, सब्सटेंस अब्यूज। कंट्रोल करना कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, मैं सबको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। तो ये कुछ नेगेटिव तरीकों से अब वो क्या करेगा, उस इमोशन को प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। आप अगर इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पिक्चरों पे बात हुई, जिन कैरेक्टर्स पे लोगों ने बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया, जैसे एनिमल मूवी में रणबीर कपूर है। हाँ। सबने उसको बोला कि वो एक ही बहुत ही टॉक्सिक कैरेक्टर है। हाँ। सब उसको एज अ टॉक्सिक कैरेक्टर देख रहे हैं, लेकिन आप इसको मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट से देखो तो आप देखो कि वो एक जो कैरेक्टर है ना, वो एक पेरेंटल नेग्लेक्ट से गुजरा है। उसको जो इनफ अटेंशन मिलनी चाहिए थी, पिताजी से, उसको जो अप्रूवल और एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, और जो अटेंशन उसको मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं, जिसकी वजह से वो नेग्लेक्ट में जिया है। अब वो उस पेन को किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहा है, वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहा है, वो जाके साइकियाट्रिस्ट से थेरेपी नहीं ले रहा, काउंसलिंग नहीं ले रहा, दवाइयाँ नहीं ले रहा। वो उसने अपना ही एक तरीका बना लिया है कि मैं अल्फा मेल हूँ, मैं मतलब लोगों को डोमिनेट करूँगा। तो पूरी पिक्चर में अपने उस अनप्रोसेस्ड पेन को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, क्या तरीका है उसका एक्सप्रेस करने का? वो मारकाट करता है, रिवेंज लेता है, लड़ाइयाँ करता है। यही उसका कॉपिंग मैकेनिज्म बन गया है कि रेज उसका कॉपिंग मैकेनिज्म है, डोमिनेंस उसका कॉपिंग मैकेनिज्म है, कंट्रोल उसका कॉपिंग मैकेनिज्म है। दिस इज हाउ ही इज डीलिंग, नॉट थ्रू सम थेरेपी और दूसरी चीज़ों से। तो अब हुआ क्या कि जब मूवी में भी इमोशन को ऐसे ही प्रोसेस करते हुए दिखाया, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी और रीइंफोर्स हो जाता है कि यही तरीका है इमोशन को प्रोसेस करने का। आप कबीर सिंह को देखो कि कबीर सिंह का आज जब हार्ट ब्रेक हो रहा है, तो कबीर सिंह कैसे प्रोसेस कर रहा है? वो किसी थेरेपिस्ट के पास थोड़ी गया, वो किसी मेंटल हेल्थ कोच के पास थोड़ी गया, वो कोई साइकियाट्रिस्ट के पास थोड़ी गया, किसके पास गया? दारू उसने, ड्रग्स उसने, इंजेक्शन लगाया ना उसने, सेल्फ हार्म किया। यानी कि कहने को वो इंटेलिजेंट है बहुत, कहने को वो कह रहा है कि मेरा सब कंट्रोल है, लेकिन क्या कर क्या रहा है? कोप अप कैसे कर रहा है हार्ट ब्रेक से? ये जो अनप्रोसेस्ड हर्ट है उसके अंदर, बेसिकली जो हर्ट थी उसे वो प्रोसेस नहीं कर पाया ना, तो उससे वो डील कैसे कर रहा है? नेगेटिव तरीकों से डील कर रहा है ना, उसका कॉपिंग मैकेनिज्म बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। दिस इज हाउ दैट पर्सन इज डीलिंग। देवदास को देखो आप, देवदास कैसे डील कर रहा है? दारू पी के डील कर रहा है। ठीक है, आशिकी मूवी में आप देखो कि जो हीरो है, ठीक है, वो जो जेलिसी आ रही है, ठीक है, वो जो रिसेंटमेंट अंदर आ रहा है, उससे कैसे प्रोसेस कर रहा है? कोई थेरेपी थोड़ी ले पा रहा है वो। थेरेपी के लिए मेन जाना नहीं चाहते हैं। मतलब जामा साइकाइट्री है, जो अमेरिकन जर्नल है, तो वो कहते हैं कि 60% मेन आर नॉट कंफर्टेबल इन गोइंग टू साइकाइट्री और गोइंग टू थेरेपी। वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। और ये जो मैंने सुसाइड्स बताई, इनका सबसे बड़ा कॉज पता है क्या है? इमोशनल सप्रेशन एंड अनट्रीटेड डिप्रेशन। यानी कि वो मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे थे, लेकिन कभी उसको ट्रीट नहीं किया, बताया नहीं, कभी डायग्नोज ही नहीं होने दिया उसे, छुपा के रखा। तो हम नेगेटिव तरीकों में जाते हैं। एक और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है कि आप देखें कि जब एक मैन 40s में आता है, तो उसका घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना बड़ा हो जाता है कि उसका जो सपोर्ट सिस्टम होता है ना, वो कॉलेज के दिनों के दोस्त जिनके साथ वो कंफर्टेबल था, वो सपोर्ट सिस्टम टूट जाता है। अब उसके पास वो सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, जो सपोर्ट सिस्टम से शायद कुछ उसको हेल्प मिल सकती थी। सेकंड चीज़,
लड़कों की दोस्ती ना एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा होती है। हम्म। लड़कों की दोस्ती में इमोशनल कॉन्वर्सेशन कम होते हैं, बिल्कुल। एक्टिविटी बेस्ड है। हाँ साथ में गेम खेलते हैं, हाँ। वीडियो गेम खेलते हैं, साथ में दारू पीते हैं, हाँ भाई, बैठते साथ में बैठते हैं। आप देख रहे हो कि लड़कों की दोस्ती देखो तो उसमें एक्टिविटी बेस्ड दोस्ती ज़्यादा मिलेगी। देयर विल बी एक्टिविटी, वहाँ पे इमोशनल कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहे हो ही होंगे। नहीं थे, बिल्कुल सही बात उल्टा है। जजमेंट और होता है कि कर ली तो मेरे जाने के बाद पीछे से बात करेंगे कि पागल हो गया क्या, क्या हो गया इसको, कैसे बिहेव कर रहा है। तो वो जो डीपर कनेक्शन चाहिए, गर्ल्स में ये डीपर कनेक्शन ज़्यादा होता है, तो उनकी इमोशनल प्रोसेसिंग जो है वो लगातार चलती रहती है। सो बिकॉज ऑफ दिस, ये भी एक रीज़न है कि बहुत सारा अनप्रोसेस्ड इमोशन वो लेकर के चलते हैं। दैट्स वाई इतना बड़ा डिस्पैरिटी है। तो हमें अवेयरनेस ज़्यादा फैलानी होगी कि मेंटल हेल्थ इशू होते हैं लोगों को, ठीक है, और थेरेपिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, कोच के पास जाना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। ये सेल्फ केयर की चीज़ है, कोई वीकनेस की चीज़ नहीं है। ये करेज की बात है एक, कि आप अपने इशू को लेके जा रहे हो, उसे फेस कर रहे हो, उसे भाग नहीं रहे हो, किसी गलत तरीक़ों से उसे डील करने का प्रयास नहीं, एस्केप नहीं कर रहे हो आप, यू आर गोइंग देयर, यू आर फेसिंग इट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इवन जब मैंने भी अपना पॉडकास्ट जब चालू किया जी। तो मेरा मेन एजेंडा यही था कि जो भी गेस्ट आए वो हम एक थीम मेंटल हेल्थ की ज़रूर रखते हैं उसके अंदर, कि उनका कोई कभी एपिसोड रहा हो तो वो शेयर करें। तो आई हैव सीन मेनी ऑफ माय गेस्ट दे ओपनली शेयर, जिसमें बड़े बड़े गेस्ट भी आते हैं जो बहुत ही नामचीन है, वो भी अब बात करते हैं इसके बारे में। तो जितना ज़्यादा बात होगी उतना नॉर्मलाइज होगा। मुझे विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, हम वर्ल्ड कप जीते तो वर्ल्ड कप जीतने की तो खुशी थी, लेकिन आपने देखा कि वो लोग रो रहे थे, दे वर क्राइंग। तो यानी कि एक तरीके से नॉर्मलाइज हो रहा ना कि मैन भी रो सकता है, आदमी भी रो सकता है। जब इतने बड़े बड़े स्टार्स इसको नॉर्मलाइज करते हैं तो वो लोगों के लिए भी नॉर्मलाइजेशन आता है कि भाई आप अपने इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हो। इट इज़ कोई मस्कुलिनिटी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ या आपकी पेन दबाने की से नहीं आएगी, मस्कुलिनिटी आएगी आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ से। जोड़ो कि आप इमोशनली अपने इमोशन को कितना एक्सप्रेस कर पाते हो, वहाँ से अपनी मस्कुलिनिटी को आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा। और मेंटल हेल्थ एजुकेशन बहुत बचपन से इसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक मतलब बहुत बड़ा पेंडेमिक है, मतलब जिस पे नज़र नहीं जाती हमारी, क्योंकि डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं हर साल 10-12% से। इंडियन साइकेट्री सोसाइटी का डेटा है कि 10-12% से इंक्रीज होते जा रहे हैं केसेस जो है मेंटल हेल्थ के केसेस, स्ट्रेस के केसेस, क्रॉनिक स्ट्रेस। आप खुद अपने डेटा की ज़रूरत भी नहीं है ना, आप अपने आसपास देख लो, कोई आपको ऐसा मिला जो स्ट्रेस ना ले रहा हो, जिसके घर में ओवर थिंकिंग का केस ना हो। एक परिवार में एक तो ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा जिसके अंदर स्ट्रेस है, जिसमें ओवर थिंकिंग है, जिसमें कोई ना कोई इमोशन इशू चल रहा है, प्रोकेस्टिनेशन चल रहा है। इन इशू से वो डील कर ही रहे हैं ना। एक जो सदगुरु है ईसा फाउंडेशन के, उन्होंने बोला था कि देखिए जो आप एक एनर्जी है ना, वो साइंस भी बोलता है एनर्जी ना तो पैदा होती है ना ही ख़त्म होती है, वो कन्वर्ट होती है। लड़कियां इमोशनली बहा के अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देती है या फैला देती है। इंसान जो मर्द है, वो जो मेल होता है वो नहीं कर पाता है, तो फिर वही एनर्जी निकलती है एंग्री में। जैसे आपने कबीर का जो आई थिंक वो लिया है, वही निकलती है। फिर ये जो जानवर मूवी आई थिंक आई थी उसमें निकलता है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जब आदमी मतलब वो जो एक फियर है अंदर, मतलब आप सोसाइटी का फीवर जो कंडीशनिंग, आज को आप ऐसे समझो ना कि आप एक प्रेशर कुकर में सीटी लगा के उसमें आग देते रहो, ठीक है, और सीटी लगी रहने दो उसको, ठीक है, उसको जो अंदर प्रेशर बना उसे बाहर मत निकालो, क्या होगा? फटेगा ना कुकर बिल्कुल एक फटेगा। टाइम पे। तो आपके माइंड में भी आप अगर ये इमोशन का प्रेशर बनने दिया आपने, बनने थोड़े दिन तो चल जाएगा काम, और थोड़े दिन में मतलब होता है आप 20 साल 25 साल तक चला सकते हो ये काम, लेकिन एक पॉइंट के बाद में आके उसे फटना पड़ेगा। ओके हम फिर तब ध्यान देते हैं जी, जब फट जाता है। हाँ, जब फट जाता है तब फिर ध्यान देते हैं कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ओके, जो निगेटिविटी होती है, अक्सर बोलते हैं कि हमेशा निगेटिव नहीं रहना चाहिए आपको, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ ही नहीं पाते थॉट्स को कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। मतलब ये बस थॉट्स आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो निगेटिव थॉट्स आपकी हेल्थ को किस तरीके से जो है डोमिनेट कर सकता है? नेगेटिव मैंने अभी जैसे बताया कि अगर आप लगातार सोच रहे हो कि मैं बीमार हूँ,
बीमारी का ख्याल ला रहे हो कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोगों को हेल्थ एंजाइटी होती है, जहाँ पे हल्का सा हार्ट में सेंसेशन हुआ, उनका अगला थॉट होता है कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल, मर तो नहीं जाऊंगा। उससे एंजाइटी होती है, हार्ट बीट और बढ़ती है, फिर और एंजाइटी होती है। फिर और अब ये बढ़ती बार बार है, डॉक्टर के पास जाके साल में 4-4 बार ब्लड चेकअप करा रहा है, बार बार जाके शायद गोलियां खा रहा है, ओसीडी डेवलप कर रहा है अपने अंदर, कई बार ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर डेवलप कर रहा है अपने अंदर। तो ये विचारों से ही तो हो रहा है ना, नेगेटिव विचारों से ही तो पैदा कर रहा है वो। तो आपको नेगेटिव विचारों में से निकलना पड़ेगा। यू हैव इस टू कम कंडीशन आउट में ऑफ इट। जब जो आपने बोला, इस कंडीशन में जब वैसा हो रहा है, वहाँ पे तो कंट्रोल नहीं है ना उसका, वहाँ पे एक या दो क्या वो ट्रिक्स हो सकती है जिससे कि वो इजीली उस चीज़ को कंट्रोल कर सके? See, जब आप अनकंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, जैसे पैनिक अटैक में, और जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ रही है आपको, जी तो बेसिकली आपका दो टाइप के नर्वस सिस्टम है आपके। एक एएनएस होता है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जी जो ऑटोमेटिक चलता है, मतलब आपका उस पर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं डालते आप। फिर एक होता है पैरा सिंपैथेटिक, वो होता है रिलैक्सेशन पैदा करता है आपके शरीर में। तो जब भी आपका ये सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो रहा है, जब आप में एंजाइटी और इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो उस टाइम पे आप दो चीज़ें कर सकते हो, दो टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो। जी एक टेक्निक तो ये कि ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, यानी कि यू हैव टू इनहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल एंड यू हैव टू एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। ओके स्लो, डीप इनहेल, स्लो एक्सेल, ऐसा 10-11 बार आप ये सांसें लो, इससे थोड़ा रिलैक्सेशन होगा। सेकंड चीज़ आप कर सकते हो, कन्वर्ट योर व्हाट इफ इनटू व्हाट इज। कि ज़्यादातर क्या हो रहा है, व्हाट इफ, अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो ज़्यादातर आपकी थॉट्स की चेन बनती है व्हाट इफ स्टेटमेंट से। व्हाट इफ दिस है, व्हाट इफ आई लूज, व्हाट इफ आई डाई, व्हाट इफ दे डाई, तो वो व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई एम रिजेक्टेड, तो व्हाट इफ आ रहा है। तो व्हाट इफ के लूप में से निकल के व्हाट इज में आओ। इज मतलब अभी क्या हो रहा है, ये तो ये हो जाएगा, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो अपना ध्यान इज में लेकर आओ कि अभी क्या हो रहा है। और अभी में भी 3 सेंटर फोकस आप ले सकते हो। मेरे एनवायरनमेंट में अभी क्या हो रहा है, 2-4 विजुअल देखो कि मेरे एनवायरनमेंट में भी विजुअल क्या है, कि ये पेंटिंग पड़ी है, ये पौधा है, ये 2 चीज़ें मैंने विजुअल में देखी। आवाज़ अभी क्या आ रही है एनवायरनमेंट में, कि एसी की आवाज़ आ रही है, लाइट्स की आवाज़ आ रही है। 2 आवाज़ों को ऑब्जर्व किया, 2 विजुअल को ऑब्जर्व किया, ये रहा एनवायरनमेंट की ऑब्जर्वेशन। नाउ ऑब्जर्व योर बॉडी, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो कि बॉडी में क्या क्या हो रहा है। हार्ट बीट तेज हो रही है, उसे देखो, उसमें रिएक्शन मत दो कुछ भी, जस्ट वॉच इट कि हार्ट कैसे बीट कर रहा है। एंड देन ब्रीदिंग, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, ब्रेथ को ऑब्जर्व करो अपनी, कि ब्रेथ कैसे जा रही है, शेलो आ रही है, गले तक ही आ रही है, डीप जा रही है, ज़्यादातर गले तक रहेगी, गले में आके बाहर जा रही होगी, तेज हो रही होगी। कुछ भी बदलने का प्रयास नहीं करना है, डोंट ट्राई टू चेंज एनीथिंग। जो भी हो रहा है उसे एज इट इज़ उस पल में देखना चालू कर दो। फील करना जैसे ही आप देखना चालू कर दोगे, आपका जो माइंड की रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी बंद हो जाएगी, आपका रिलैक्सेशन का रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। ओके अभी आपने एक वर्ड बोला है विजुअल करो, विजुअलाइज करो। तो विजुअलाइजेशन जो होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे को फीवर है या मुझे कुछ ट्रॉमा है, क्या मैं अच्छी चीज़ों को विजुअलाइज करके उसको उसका सॉल्यूशन ले सकता हूँ? क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है विजुअलाइजेशन का? हाँ, मतलब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, मतलब ए टू ए इम्पैक्ट नहीं है, मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, मगर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो है ना। क्योंकि आप पेन में हो ना, जब आप कुछ दुख रहा है, मतलब दर्द है, तो दर्द के साथ क्या है, झुंझलाहट जुड़ी हुई है ना आपकी। लेकिन जब आप अच्छे अपने आप को हेल्दी विजुअलाइज कर रहे हो, तो जब आप हेल्दी विजुअलाइज कर रहे हो तो क्या आपकी ओसिपिटल लोब है जहाँ पे विजुअलाइजेशन होता है, ब्रेन के स्क्रीन पे जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, तो जब अच्छा विजुअलाइजेशन करोगे तो वो अच्छी बायोकेमिकल रिएक्शन एक्टिवेट करेगा ना बॉडी में, कि डोपामिन रिलीज करेगा, जी सेरोटोनिन रिलीज करेगा, अच्छे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करेगा, तो अच्छे इमोशन पैदा करेगा। तो अच्छे इमोशन आपकी बॉडी को थोड़ा बैलेंस में लेकर के आएंगे, तो इनडायरेक्टली वो हेल्प करता है इस तरीके से। ओके सर अच्छा, एक और चीज़ होगी कि जब आप के अंदर डोपामीन आ रही है फिटनेस को लेकर के, सेरोटोनिन रिलीज हो रही है, तो आप एक्स्ट्रा मोटिवेटेड फील करोगे एक्सरसाइज को लेके, आप में मोटिवेशन आएगा डाइट को लेके, आप में मोटिवेशन आएगा मेडिसिन को लेकर के। तो आपको ठीक क्या करेगा, आपको ठीक करेगी डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन, योगा, ब्रीदिंग, आपको एक्शन ठीक करेगा। लेकिन वो जो एक्शन लेने के लिए एक्शन पोटेंशियल चाहिए, जी वो विजुअलाइजेशन से क्रिएट होगा। ओके
एक कोई ऐसी केस स्टडी है आपने अभी तक जितने 25 लाख में से कोई एक जिसमें कि आपको लगता है कि एक इंसान ने जो बहुत बीमार था, कोई भी क्रोनिक डिजीज हो सकती है, और क्या स्टेप्स उसने फॉलो किए जिसकी वजह से जो उसकी क्रोनिक डिजीज थी उसमें उसको हेल्प मिली हो? ऐसे तो कई हैं एनएलपी एक के या कई, दो? जैसे हीलिंग जी। मेडिटेशंस होती हैं। जी। कई ऐसे भी रहे जिनको मैंने बताया, कैंसर का बताया कि जी। बड़ा ही रिलैक्सिंग वे से उससे डील करके वो उसमें से बाहर आए। कुछ स्टूडेंट डिप्रेशन वाले तो बहुत सारे केसेस हैं, एंग्जाइटी वाले बहुत सारे केसेस हैं। तो मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो एंग्जाइटी से गुजर रहे थे, 10-10 साल से उन्हें एंग्जाइटी का इशू था। वो एंग्जाइटी में से बाहर आए, बाहर आकर के एंग्जाइटी पे एनएलपी सीख करके एनएलपी के माध्यम से लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं कि अपनी एंग्जाइटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वो खुद आज एंग्जाइटी में कोचिंग कर रहे हैं लोगों की। तो ऐसे लोग भी हैं जो उसमें से निकल करके दे आर कोचिंग। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस भी रहे हैं। जैसे मेरे एक स्टूडेंट है जो स्क्रिप्ट राइटर थे, तो जी। उनको बायपोलर का इशू था। अब बायपोलर एक डिसऑर्डर है। हनी सिंह वाला जो बोलते हैं, जिसे। हाँ, ओके। तो ज़्यादातर मेंटल हेल्थ कोचेस डिसऑर्डर से डील नहीं करते हैं। ओके। मेंटल हेल्थ कोचेस किस में डील करेंगे? सपोज ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस हो गया, नेगेटिव थिंकिंग हो गई, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोडक्टिविटी। तो ये कोच की डोमेन में आती है चीज़ें, राइट। डिसऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट की डोमेन में आएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, हाँ, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, मतलब क्या, कैसे बीमार करते हैं इंसान को? बायपोलर में आप मतलब दो पोलर पार्ट से बन गया, अलग अलग मूड डिसऑर्डर है एक तरीके से। कि एक दिन तो आप सपोज कुछ समय के लिए तो आप बहुत ही शांत किस्म के व्यक्ति हो, जी। आप नॉर्मल हो, फिर जी। कुछ दिन ऐसे आ रहे हैं जब आप बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो, रेज में हो और बिल्कुल अजीब सा बिहेवियर कर रहे हो कि आपको पहचाना भी नहीं जा सकता, इस तरीके के आप हो जाते हो, राइट। तो कभी आप बहुत मोटिवेटेड लगते हो, कभी आप इतना डाउन फील कर सकते हो कि जैसे मैं कुछ ही नहीं हूँ। किस दिन आपको लग रहा है कि मैं राजा हूँ, किस दिन लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसी फीलिंग आपके अंदर आ सकती है और वो कंट्रोल में भी नहीं रहता आपके, ठीक है। तो बड़ा पावरफुल होता है। ओके। तो मेरे एक स्टूडेंट थे जो स्क्रिप्ट राइटर थे, वो अपने साइकाइट्रिस्ट से भी मेडिसिन भी उनकी चल रही थी, जी। साथ में वो एनएलपी भी यूज़ कर रहे थे। जी। सो ही वॉज एबल टू कम आउट ऑफ इट, हम्म। वो उससे बाहर आए। हालांकि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि एनएलपी से बाइपोलर ट्रीट होता है, बट ओके। कई बार मैं भी सरप्राइज रह जाता हूँ कि जब कोई व्यक्ति एनएलपी के साथ साथ अपनी मेडिसिन और इनको साथ में करता है, तो कई बार मेडिसिन भी डाउन होती है और साथ में वो अपने इशू में से बाहर भी आ जाता है। सो इट इज़ लाइक दैट। तो कई ऐसे केसेस भी हुए, जैसे बाइपोलर मेरे लिए भी सरप्राइजिंग रहता है, बिकॉज ऐसा कोई एविडेंस नहीं है किसी भी प्रकार का कि ऐसे ट्रीट हुआ। बस उन्होंने किया क्या था, मतलब जब उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, एनएलपी में आपने उनको क्या कोच किया कई कि इसको हीलिंग हेल्प? मेडिटेशंस होती हैं, ओके। प्रोसेस होते हैं जी। एनएलपी में, कई टेक्निक्स हैं। तो ओके। जैसे स्विच टेक्निक्स हैं, वो टेक्निकल टेक्निक्स हैं। तो वो ऐसे लोगों को समझ नहीं आएगी कि जो स्विच टेक्निक्स हैं जिसमें आप अपना एक हेल्दी यू क्रिएट करते हो, ठीक है, सबकॉन्शियस में एक इमेज शिफ्ट करते हो अपनी। हीलिंग मेडिटेशंस हैं जहाँ पे आप एक डीप रिलैक्सेशन की स्टेट में रहते हो, हमेशा एक डीपर रिलैक्सेशन की स्टेट में जाते हो, जिससे आपकी थोड़ी नींद बढ़िया होती है, ठीक है, आपका रिएक्टिवनेस ख़त्म होने लगती है आपकी। तो ऐसे टेक्निक्स हैं जो टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है कि ये बाइपोलर में लगेगी, ओके। ऐसा कोई टेक्निक नहीं है। मगर ओवरऑल रिलैक्सेशन के टेक्निक्स हैं, विजुअलाइजेशन के टेक्निक्स हैं, हीलिंग के टेक्निक्स हैं। उन्हीं टेक्निक्स से इस पे भी कहीं ना कहीं लोगों के असर पड़ा है। ओके। अभी एक पीछे एक केस आया था, अतुल सुभाष का एक केस आया हुआ था, जिस लड़के ने सुसाइड किया था। थोड़ा वो एक एलिमनी का जो वो था। तो इस तरह के जो केसेस आते हैं उनके लिए, क्योंकि वो लोग अच्छे से उनका मानना है कि सोसाइटी उनकी सुनती नहीं है, स्ट्रेस में इतना चले जाते हैं कि अंत में आकर उनको अपना जीवन ख़त्म करना होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, एज ए मेंटल हेल्थ कोच आप इस तरह के केसेस वाले लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि उनको ये कदम उठाने से पहले ये 2-4 काम तो आपको करने चाहिए? ये कदम उठाने से पहले 2-4 काम ये, सबसे पहले तो जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम आपके अराउंड है, जिन जी। पे आपको ट्रस्ट है, उन्हें जा कर के बताओ कि आपको अंदर अगर सुसाइडल फील हो रहा है तो टॉक अबाउट इट। अपने अंदर घुटन और सफोकेशन मत रहने दो। तो ओके। जो भी, सबको जाके नहीं बताया जा सकता, जी। लेकिन जो आपके प्रिय हैं, जो आपको समझते हैं, उनसे जा कर के इसके बारे में खुल के बात करो।
नंबर 1 थिंग। अपने दिमाग में ये क्लियर करो कि अपने पेन को छुपाना कोई मर्दानगी वाली बात नहीं है, कोई मस्कुलिनिटी वाली बात नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, स्टूपिडिटी है, मस्कुलिनिटी नहीं है ये। जी। सेकंड, प्रोफेशनल हेल्प लेने से घबराओ मत, ठीक है। ओके। आपको अगर कुछ सुसाइडल विचार आ रहे हैं, आप अगर डिप्रेशन में हैं, तो ये एक, जैसे आपके शरीर में बीमारी आती है वैसे मन में भी इशू आ सकते हैं। तो आपके जब घुटने में दर्द आता है तो आप जाके दिखाते हो ना डॉक्टर को, तो जब आपके मन में दर्द आ गया तो जाके दिखाओ ना जो प्रोफेशनल है उसको। उसमें आप अंदर से अकेले अकेले क्यों लड़ते रहते हो उसके बारे में? अकेले अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है ना। सो जितना हो सके उसमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा, खुद से लड़ना बंद करो, उसको एक्सप्रेस करो और जाके जो प्रोफेशनल हेल्प है उस प्रोफेशनल हेल्प को लो। किसी भी बैड कोपिंग मैकेनिज्म में मत जाओ कि आप बहुत ज़्यादा शराब का सहारा ले रहे हो, आप सिगरेट के, ड्रग्स के सहारे ले रहे हो, और या फिर लास्ट पॉइंट की जहाँ आपने अपनी लाइफ को ही एंड करना, राइट। तो वो उसे नहीं, जैसे बतुल ने, ठीक है उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है जो भी हो रहा है, राइट, बट अगर उसको राइट कंडीशनिंग होती और जब उसको ये होना चालू हुआ तो उसमें वो अगर राइट हेल्प लेता तो हो सकता है कि उसमें वो मेंटल रेजिलियंस आती, उस सेटबैक से हैंडल करने की कैपेसिटी आती और वो जीवित होता। ओके। तो इस तरह के लोग तो ये लोग उसकी वाइफ को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उसकी वाइफ की वजह से सुसाइड किया है। जी। तो हो सकता है उसकी वाइफ से किया हो, लेकिन एज अ सोसाइटी हम सब भी जिम्मेदार हैं उस चीज़ के। हमने इतना अलाउ नहीं किया। सुसाइड जब होती है ना तो सिर्फ वो जो इंडिविजुअल कारण ही उसका जिम्मेदार नहीं है, एज अ सोसाइटी हम फेल होते हैं क्योंकि हमने वो एनवायरनमेंट, हमने इस तरीके की सोसाइटी बनाई नहीं जहाँ पे मैन कंफर्टेबल हो अपने इश्यूज़ के बारे में बात करने में, राइट प्रोफेशनल हेल्प लेने में, कि उसे कोई प्रोफेशनल हेल्प मिले। तो एज अ सोसाइटी हमने भी तो गलत कंडीशनिंग की ना। तो सर ऐसे इंसान जो मेंटल स्ट्रेस से या मेंटल हेल्थ से जो जूझ रहे हैं, डॉक्टर YSR उनको कैसे हेल्प करते हैं एज ए मेंटल हेल्थ कोच? अब अगेन उसके कॉजेज समझने पड़ते हैं कि उसके रूट कॉजेज क्या हैं, कि वो क्या कॉज है जिसकी वजह से वो आया है, कौन सा ट्रॉमा है जो उसका रिजॉल्व नहीं हुआ है, राइट। अगर कुछ फिजिकल कॉज है कि उसकी ब्रेन केमिस्ट्री बिगड़ी हुई है तो उसको साइकाइट्रिस्ट की मदद लेने के लिए भी बोलते हैं कि आप मेडिसिन का भी इस्तेमाल कीजिए। साथ में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कई टेक्निक्स हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की टेक्निक्स हैं, माइंडफुलनेस बेस्ड टेक्निक्स हैं जहाँ पे आप डीप मेडिटेशन, डीप रिलैक्सेशन, इस तरीके के टेक्निक्स करते हो, अपनी सेल्फ इमेज को हेल्दी करते हो, अपनी सेल्फ वर्थ को बेटर करते हो। अगर पास्ट का कोई बैड ट्रॉमा है तो उसे रिलीज़ करवाते हैं, तो कैथारसिस होता है। कैथारसिस के जरिए, कैथारसिस टेक्निक है जिसके जरिए आप अपनी इमोशनल ट्रॉमा को रिलीज़ करते हो, बाहर निकालते हो। तो ऐसे कई टेक्निक्स हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकते हैं कि उसका क्या कॉज है, उसके हिसाब से उसको बाहर लाया जाता है। ओके। तो कैसे जुड़े आपसे? अगर कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और हेल्प लेना चाहते हैं तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? तो एवरी सैटरडे संडे आई एम डूइंग वेबिनार्स ऑन NLP, हील योर माइंड टू हील योर लाइफ। ओके। दिस इज़ माय वेबिनार जो आई थिंक पिछले ऑलमोस्ट अब 5 साल हो गए, हर सैटरडे संडे चलता है। ओके। एवरी सैटरडे संडे Online प्रोग्राम होता है? चलता है, ऑनलाइन चलता है। आप किसी भी देश में किसी भी जगह से इसको कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1000 लोग हर वीकेंड इसको अटेंड कर रहे हैं 5 साल से। तो आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज से या यूट्यूब से कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप वो सोचने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं गूगल पे एक बार एंजाइटी या डिप्रेशन या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग ये सर्च कर देंगे या फिर कहीं भी मेरा नाम डाल देंगे तो आजकल तो एल्गोरिदम अपने आप मेरा जो प्रोग्राम है वो आप तक पहुंच ही जाएगा। बिल्कुल, अपने आप पहुंच जाएगा, बात भी कर लोगे तो भी पहुंच जाएगा। आजकल तो ऐसा है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेल्दी पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी।